आज मुझे बहुत छोटी उम्र वाले भारत के मित्र देश की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले नेपाल की भूटान की उस महान परंपरा को अभिनंदन करता हूं, जिस राज परिवार ने भूटान में उच्च मूल्यों की प्रस्तावना की, भूटान के सामान्य से सामान्य नागरिक की सुखाकारी, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखना और विकास भी करना, लेकिन साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के संबंध में पूरी जागरूकता रखना। और ये परंपरा एक या दो पीढ़ी की नहीं है, राज परिवार की कई पीढ़ियों ने बड़ी सजगता के साथ इसे निभाया है, आगे बढ़ाया है और इसलिए उस महान परंपरा के धनी राज परिवार को मैं भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विश्व का जो आज मानस है और खास करके पिछली एक शताब्दी में सत्ता का विस्तार, राजनीति का केंद्रीकरण, करीब करीब पिछली पूरी शताब्दी इसी प्रकार की गतिविधियों से भरी हुई है। लेकिन भूटान अपवाद से तो हुआ है। भूटान में विश्व में एक तरफ तो सत्ता के विस्तार का और सत्ता के केंद्रीकरण का माहौल था, भूटान ने लोकतंत्र की मजबूत नींव डालने का प्रयास किया। विश्व के कई भूभागों में सत्ता हथियाने के निरंतर प्रयास चलते रहते हैं। विस्तारवाद की मानसिकता से ग्रस्त राजनीति चलती है। तब भूटान ने बहुत ही उत्तम तरीके से लोक शिक्षा के माध्यम से जनमन को धीरे धीरे तैयार करते हुए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए यहां लोकतांत्रिक परंपराओं को प्रस्थापित किया। 7 वर्ष लोकतंत्र के लिए कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन 7 वर्ष के भीतर भीतर भूटान ने संवैधानिक मर्यादाएं, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है स्वयं शिस्त। नागरिकों की तरफ से स्वयं शिस्त, राजनीतिक दलों की तरफ से स्वयं शिस्त, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की तरफ से स्वयं शिस्त और स्वयं राज्य परिवार की तरफ से भी स्वयं शिस्त। ये अपने आप में एक उत्तम उदाहरण के रूप में आज दुनिया के सामने प्रस्तुत है।
और इसी के कारण 7 साल के भीतर भीतर यहां का लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, यहां की संसद की गरिमा, यहां के जनप्रतिनिधियों के प्रति सामान्य मानव की आस्था उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं। 7 साल की कम अवधि में सत्ता परिवर्तन होना, ये अपने आप में यहां के नागरिकों की जागरूकता का उत्तम परिचय है। जहां है वहां से अच्छा करने के लिए, ज्यादा अच्छा करने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए यहां के मतदाताओं ने जो जागरूकता दिखाई है, वे स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के लिए मैं शुभ संकेत मानता हूं। भारत में भी अभी चुनाव हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्रों का जो फलक है, विश्व के सभी देशों के लिए एक बड़ा अजूबा है। पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर के जितने लोग बताता है, उससे ज्यादा एक अकेले हिंदुस्तान में मत करता है। इतना बड़ा विशाल लोकतंत्र का एक उत्सव होता है। और आजादी के बाद पहली बार, 60 साल के इतिहास में पहली बार भारत के मतदाताओं ने परंपरागत रूप से जो शासन को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सेवा करने का अवसर दिया है। ये लोकतंत्र की ताकत है। और इस पूरे भूखंड में लोकतांत्रिक शक्तियां जितनी सामर्थ्यवान होगी, लोकतांत्रिक मूल्यों की जितनी प्रस्थापना अधिक कारगर ढंग से होगी, उपखंड की शांति के लिए, उपखंड के विकास के लिए और उपखंड के गरीब से गरीब नागरिकों की भलाई के लिए एक सशक्त माध्यम सिद्ध होगी। भारत के नागरिकों ने विकास के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए जनादेश दिया है। और जैसे अभी आदरणीय स्पीकर महोदय बता रहे थे कि भारत जितना सशक्त होगा उतना ही भूटान को लाभ है। मैं उनकी इस बात से 100% सहमत हूं। न सिर्फ भूटान, लेकिन भारत के सशक्त होने से, भारत के समृद्ध होने से इस पूरे भूखंड में और विशेष करके 7 देशों की भलाई के लिए भारत का सुखी संपन्न होना आवश्यक है। तभी जाकर के भारत अपने अड़ोस पड़ोस के छोटे छोटे देशों की कठिनाइयों को दूर करने में काम आ सकता है। उनकी मुसीबतों में से पड़ोसी देश कहां जाएगा? पड़ोसी देश की पहली नजर अपने पड़ोसियों की तरफ जाती है। अब पड़ोसी का भी पड़ोसी धर्म निभाना एक कर्तव्य बन जाता है। लेकिन अगर भारत ही दुर्बल होगा, भारत ही शक्तिशाली नहीं होगा, भारत ही अपनी आंतरिक समस्याओं को जूझता रहता होगा, तो अड़ोस पड़ोसियों के सुख की चिंता कैसे कर पाएगा? और इसलिए भारत के आसपास के सभी साथियों का, मित्रों का, पड़ोसियों का कल्याण हो, उसके लिए भी
भारत हमेशा जागरूक रहा है, भारत हमेशा प्रयत्नशील रहा है। जब हमारी नई सरकार बनी और बहुत ही कम अवधि में हमने जब 7 देशों के नेताओं को वहां बुलाया और सब के सब प्रमुख लोग वहां उपस्थित रह करके हमारे इस अवसर की शोभा बढ़ाई। भूटान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वहां आए। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का, भूटान का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत और भूटान के संबंध में क्या वो शासकीय संबंध है क्या? अगर हम ये सोचें कि शासन व्यवस्थाओं के संबंध है तो शायद हमारी गलतफहमी हो। भूटान में भी शासकीय परिवर्तन आया, लोकतांत्रिक व्यवस्था विकसित हुई, लेकिन संबंधों को कोई आंच नहीं लगती। भारत में भी कई बार शासन व्यवस्थाएं बदली है, लेकिन भारत और भूटान के संबंधों को कोई आंच नहीं लगती। और उसका कारण भारत और भूटान के संबंध सिर्फ शासकीय व्यवस्थाओं के कारण नहीं है। भारत और भूटान के संबंध सांस्कृतिक विरासत के कारण है, सांस्कृतिक परंपराओं में हमारे बंधनों के कारण है, हमारी सांस्कृतिक एकात्मता के कारण है। हम एक इसलिए नहीं है हमने सीमाएं खोल दी हैं, हम एकता की अनुभूति इसलिए करते हैं कि हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं। भूटान हो या भारत, हमने अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखे हैं, तभी तो हम एकता की अनुभूति करते हैं और इस एकता में ताकत की अनुभूति करते हैं। और ये शासन व्यवस्थाओं के बदलने से दिल के दरवाजे बंद नहीं होते हैं, सीमा की मर्यादाएं पैदा नहीं होती है। भूटान और भारत का नाता उस अर्थ में एक ऐतिहासिक धरोहर है और भारत और भूटान की आने वाली पीढ़ियों ने भी इस ऐतिहासिक धरोहर को संभालना है, संजोए रखना है और उसको और अधिक ताकतवर बनाना है। भारत की नई सरकार, भारत के कोटि-कोटि जन इसके लिए प्रतिबद्ध है। मैं कल भूटान आया, भूटान की मेरी पहली यात्रा है। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद और इतनी चुनाव में अच्छी स्थिति बनने के बाद, इतना बढ़िया जनादेश मिलने के बाद किसी का भी मोह कर जाता है कि दुनिया के किसी बड़े ताकतवर देश में चले जाएं, दुनिया के किसी समृद्ध देश में चले जाएं, जरा और हवाई हो जाएगी, ये लालच हमारा स्वाभाविक है। लेकिन मेरे अंतर्मन से आवाज उठी, मैं भारत के प्रधानमंत्री रूप में पहली बार पर कहीं जाऊंगा तो भूटान जाऊंगा। इसके लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, कोई योजना नहीं बनी, ये मेरा सहज कदम था। सवाल तो मेरी आत्मा मुझे तब पूछती कि आप भूटान गए क्यों नहीं, क्योंकि अपना उनका इतना नाता है और यही नाता है जो मुझे आज आप सबके बीच आने का सौभाग्य दे रहा है। भूटान का विकास किसी भी छोटे देश के लिए और इतनी कठिनाइयों से जी रहे देश के लिए
विश्व के हर देश के लिए आने वाले 10 साल में हम देखेंगे कि विश्व के छोटे छोटे देश अपने विकास के लिए भूटान के इस 2-3 दशक में कैसे प्रगति की, इस तरफ बारीकी से देखेंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जिस मक्कमता के साथ आपने विकास को आखिरी छोर के इंसान तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ये अभिनंदन के काम है। और दुनिया विकास दर की चर्चा कर रही है, जीडीपी की चर्चा कर रही है, तब भूटान हैप्पीनेस की चर्चा कर रही है। ये अपने आप में शासक के दिल में आखिरी छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण की भावना न होगी तो एक हैप्पीनेस की कल्पना नहीं होती। और इसलिए रास्ते बन जाए, पानी के नल लग जाए, स्कूलें खुल जाए, अस्पताल बन जाए, ये सब तो होगा, लेकिन इसके लिए जो लाभार्थी है उसके जीवन में सुख आया है कि नहीं आया है, उसके जीवन में संतोष आया है कि नहीं आया है, उसके जीवन में आनंद की अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही है, ये मानव तय करना। इसका मतलब विकास की इकाई देश नहीं है, विकास की इकाई राज्य नहीं है, विकास की इकाई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन विकास की इकाई हर इंडिविजुअल है। ये अपने आप में बहुत बड़ा साहसिक है कि हर एक इंडिविजुअल उस विकास की किस ऊंचाइयों को पार कर रहा है, पा रहा है, वो चैन की नींद सो पा रहा है, नहीं हो सो पा रहा है, अपने संतानों को जिस दिशा में ले जाना चाहता था ले जा पा रहा है, नहीं ले जा पा रहा है। इतनी बारीकी से सोचना और उसके लिए कार्य योजना करना, ये अपने आप में ये प्रेरक है। भूटान प्रकृति की गोद में बसा है, विपुल प्राकृतिक भंडार देते हैं, साथ साथ भूटान ऊर्जा का स्रोत भी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और भूटान ने मिलकर के ऊर्जा के क्षेत्र में एक मजबूत पहल की है। उस पहल को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं और भूटान में हाइड्रो पावर के माध्यम से बिजली उत्पादन करके न हम सिर्फ भूटान की आर्थिक स्थिति में सही कदम उठा रहे हैं, इतना ही नहीं है, और न ही हम भारत के भूभाग का अंधेरा छाटने के लिए काम कर रहे हैं, इतना सीमित नहीं है। भारत और भूटान का एक संयुक्त प्रयास ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे मानवता के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे पूरे विश्व के लिए कुछ न कुछ हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन का एक सात्विक प्रयास है। एक सस्टेनेबल विकास की दिशा में एक बड़ी ताकत के रूप है। मैं आशा करूंगा कि दुनिया भारत और भूटान के संयुक्त प्रयास को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमारी इस लड़ाई को, मानव जाति के कल्याण के लिए हमारे प्रयास को
भावी पीढ़ी के कल्याण के प्रयास करिए, उसे देखा जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है।